नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के इस खास शो में हम चर्चा करेंगे निप्पॉन लार्ज कैप फंड की, जो एक पुराना फंड है। ओवर द इयर्स कैसी परफॉर्मेंस रही है, आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी है इस फंड की, तमाम बारीकियों को समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शैलेश राजभान, जो कि CIO एक्विटीज़ हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। शैलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस पर्टिकुलर फंड की डिटेल्स तो आगे आपसे समझेंगे ही, लेकिन क्योंकि आप मौजूद हैं हमारे साथ तो कुछ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पर भी राय ले लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आप करंट मार्केट सिनेरियो को, कंसीडरिंग जो भी ग्लोबल लेवल पर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस हो, US चाइना ट्रेड वॉर हो, US फेड मीट आउटकम, आगे के उनके स्टांस क्या रह सकते हैं, ये तमाम बातें हैं जो कि जिनसे इंडियन मार्केट्स दूर नहीं है, अछूते नहीं है। अर्निंग सीजन दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट में चल रहा है, तो काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो अपना इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाई है करेक्शन के बाद। करंट मार्केट सिनेरियो पर आपकी राय क्या है? थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू फॉर द डिस्कशन। इस सब में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ऑपरेट कर रहे थे। इनफैक्ट पिछले 4 या 6 महीने से ये चल रहा है एंड ये सब अभी प्राइस्ड इन हो जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे, ये सब फैक्टर्स में टैरिफ्स मेन है टू डिटरमाइन लॉन्गर टर्म रिटर्न्स क्या होंगे, बिकॉज टैरिफ्स मैटर करते हैं और ओवरऑल जैसा ग्लोबल ग्रोथ के लिए। इंडिया के लिए डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस टैरिफ्स के कम है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस अगर इन US चाइना टैरिफ का सिग्निफिकेंट चलता है तो इंडिया पे इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली हो सकते हैं। इसमें हमें नोट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले 6 महीने में मार्केट में काफी करेक्शन हुआ है। इनफैक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट लेवल्स ऑफ डीरेटिंग हुई है। सो जो एक्सेस वैल्यूएशंस थे वो जा चुके हैं। तो अगर लार्ज कैप स्पेस में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल्स निफ्टी के और लार्ज कैप कंपनीज के काफी रीजनेबल हो चुके हैं और दूसरे सब सेगमेंट्स में मिड कैप एंड ऑल में करेक्शंस बहुत सिग्निफिकेंट आ चुके हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे करेक्शन 15 से 20% लार्ज कैप से ज्यादा हुआ है पिछले जनवरी से, अगर आप ये जनवरी से अगर आप देखेंगे। तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज बिकॉज ये चल रहे हैं 4 महीने से, ऑलरेडी प्राइस इन हो रहे हैं और लार्ज कैप स्पेस में काफी सेंसिबल वैल्यूएशंस आ चुके हैं। अर्निंग एक्सपेक्टेशंस भी, जो पिछले 12-18 महीने से अर्निंग्स खराब थे इंडिया में, उसमें भी धीरे धीरे यहाँ से इम्प्रूवमेंट होने की बहुत गुंजाइश है। इसके बहुत सारे फंडामेंटल कारण हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। आज के कंडीशन में ब्रॉडर मार्केट्स में, लार्ज कैप स्पेस में वैल्यूएशंस काफी सेंसिबल है और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस ये नेगेटिव न्यूज के कारण ही आपको ये एक्सपेक्टेशंस लो मिल रहे हैं और प्राइसेस सेंसिबल मिल रहे हैं। अच्छा, रिमेनिंग ईयर कैसा रह सकता है करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? कि एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ डाउनसाइड भी दिख रहा है या कोई ऐसे रिस्क भी दिख रहे हैं जो कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो रिस्क पॉइस कर सकते हैं मार्केट्स में? तो एक विजिबल रिस्क जो है वो है जो टैरिफ सिचुएशन जो है, अगर बिल्कुल ही ईज नहीं हुए। आज के दिन एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारा नेगोशिएशन हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं जो करंट टैरिफ का कंस्ट्रक्ट चल रहा है US और पूरे वर्ल्ड के साथ। तो उसमें इंडिया को इम्प्लीकेशंस डायरेक्ट नहीं रहेंगे उतने ज्यादा, लेकिन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन सर्टनली इंडिया को रहेंगे अगर US चाइना प्रॉब्लम्स कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो ट्रेड के जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स है दे कंटिन्यू। हमें लगता है कि ये टैरिफ कंस्ट्रक्ट जो है विल डिटरमाइन ग्रोथ रिकवरी एटलीस्ट फॉर पूरा ग्लोबल ग्रोथ के लिए, एंड वो इंडिया ग्रोथ को भी शायद सपोर्ट करे। अगर किसी कारण ये टैरिफ का जो स्टैंड ऑफ है आज के दिन, ये वो डेडलाइन के आगे जाता है और 6 महीना खींच जाता है, तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस ग्लोबल ग्रोथ में लगेंगे और उसका डेफिनेट इनडायरेक्ट नेगेटिव इंप्लीकेशन इंडिया पे भी आ सकता है। सो ये एक चीज है विच यू हैव टू बी वॉचफुल। दूसरी एरिया जो है जहां पे अर्निंग ग्रोथ इंडिया का पिछले 18 महीने से, नियरली 2 साल से लो सिंगल डिजिट रहा है। ये अर्निंग ग्रोथ में हमें लगता है ये फेस्टिव सीजन के आसपास तक ग्रोथ रिकवरी मटेरियल हो सकती है। और ये सब ड्रिवन बाय, आप देखिए टैक्स सेविंग्स है, ड्रिवन बाय लो बेस पिछले साल का, बिकॉज एक टाइम पे इलेक्शंस थे, थोड़े वेदर कंडीशंस ठीक नहीं थे, दूसरे चैलेंजेस थे। आई थिंक वो पूरे बेस में आ चुका है एंड यहाँ से हमें अर्ली डबल डिजिट ग्रोथ आने का स्कोप इंप्रूव होते हुए लगता है एज हम 3-4 क्वार्टर में, अगले 2-3-4 क्वार्टर में जाते हैं। सो अगर वो ग्रोथ किसी कारण डिसअपॉइंट करता है, बिकॉज आइदर टैरिफ सिचुएशन लंबा चलता है या कोई दूसरा इवेंट होता है विच इज देयर विच इज नॉट फेवरेबल, देन it becomes important. But I think at the moment broadly tariff is the larger piece which, अगर जिस तरह से नॉर्मलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है, अगर वो नहीं हो पाए
तो उसके इम्प्लीकेशंस आई थिंक पी मल्टीपल पे भी और अर्निंग्स पे भी रहेंगे अगले 1-2 साल। अच्छा, सो फार जो अर्निंग सीजन बीता शैलेश जी, उसे आप कैसे रेट करते हैं वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, कैसे कैसे आप देखते हैं? इस टाइम के अर्निंग्स आर जनरली इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस, बट आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि एक्सपेक्टेशंस पिछले 4 क्वार्टर से कम होते हुए आ गए थे। तो अभी द नॉर्मल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस देमसेल्व्स इंडिया में ड्रॉप हो गए 4%, 5%। ऐसा इंडिया में बहुत कम बार हुआ है कि अर्निंग ग्रोथ इंडिया का 4-5% रहा है जबकि मैक्रो कंडीशंस ठीक रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये रिपोर्टेड अर्निंग्स अभी जो आए हैं, आई थिंक पॉसिबली वी आर एट द बॉटम ऑफ द अर्निंग साइकिल वहां पे, एंड अगले क्वार्टर से वहां पे इंप्रूवमेंट दिखेगा। इस टाइम के अर्निंग्स रिपोर्टेड जो है वेरी ब्रॉडली इन लाइन है मोस्ट सेक्टर्स के लिए। ओके अच्छा, आगे से यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अगर साल 2 साल का नज़ीरा लेकर चलें तो कौन सी एसेट क्लास है जो कि लीड कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके का पैसा हमने गोल्ड में बनते हुए देखा है, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि लगातार 3 साल इतने अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप पिछले कुछ सेशंस के मोमेंटम भी देखें शैलेश जी, तो हर बार लगता है कि अब बहुत चल चुका गोल्ड, शायद अब थमेगा, अब यहाँ से नीचे आएगा, शायद इन्वेस्टर्स को ऑब्लाइज करेगा, एंट्री का मौका देगा, बट ऐसा कुछ इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा। जब लगता है कि शायद अब थमेगा, वो वहीं से चलना शुरू हो जाता है। तो ये कहना कि अब यहाँ से आगे इस साल के लिए गोल्ड नहीं चलेगा बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पास्ट प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हुए। क्या व्यू है आपका गोल्ड पर, कमोडिटीज़ पर, प्लस यहाँ से कौन सी एसेट क्लास है जो आपको लगता है अगले 1 साल 2 साल के लिए लीड करेगी? इंटरेस्टिंगली जो गोल्ड का बिहेवियर है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, एंड ये फेजेस डेफिनेटली हर एक एसेट क्लास में आते हैं जो आज आपको गोल्ड में दिख रहे हैं। आप जिस तरह बताएं कि अगले साल में स्पेसिफिकली गोल्ड सही करेगा नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स विच आर large macro factors which are there, right? But directionally, वो clearly it is in a very strong environment. But अगर आपको generally returns reasonable बनाना है किसी भी asset class में, the best way to do it with reasonable risk is to have where there is less expectations in that asset class. Gold ऐसा है कि अभी expectations also have run up fairly significantly because price behavior इतना strong रहा है, and I'm sure ownership भी उसमें build हुई है। दूसरे एसेट क्लासेस जहां पे सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं है, सो एक्विटीज है बाय देमसेल्व्स एज एन एसेट क्लास, वहां पे सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेशंस नहीं है, डेट में भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। आई थिंक ये स्पेसेस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्पेसेस जैसा हाइब्रिड्स एज अ कैटेगरी है, इसमें आपको काफी एडवांटेज रह सकता है इन द नेक्स्ट 1 to 2 years, बिकॉज अर्निंग ग्रोथ रिकवरी रहेगी, बट जैसा ग्लोबल ग्रोथ का सिचुएशन है, अर्निंग ग्रोथ गोइंग टू 15%, 16% का एक्सपेक्टेशन और पॉसिबिलिटी बहुत कम लगता है अभी। सो आई थिंक अगर आप वेरी मॉडरेट अर्निंग ग्रोथ एनवायरमेंट में रहेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी एज अ प्रोडक्ट वुड वर्क वेल, एंड विद इन इक्विटी द लार्ज कैप कैटेगरी वुड एक्चुअली वर्क वेल। सो हमें ऐसा लगता है कि ये कैटेगरी इज बेटर प्लेस, द लार्ज कैप इक्विटी एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप इक्विटी एंड डेट विच इज सम ऑफ द हाइब्रिड प्रोडक्ट्स। ओके लार्ज कैप इक्विटी है, लार्ज कैप इक्विटी प्लस डेट। अच्छा, एक चीज़ और सर, मैं इवेंचुअली फंड पर आऊँ उससे पहले किस तरीके के रिटर्न्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड या अगले 1 साल के लिए एक्सपेक्ट करें निफ्टी से या फ्रंटलाइन इंडेक्स से? क्योंकि एक समय तो ऐसा भी था जब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद ये साल या तो फ्लैट रहेगा या शायद थोड़े बहुत नेगेटिव रिटर्न्स ही लैंड करते हुए दिखाई देगा, बट सो फार जैसा रिबाउंड देखने को मिला है, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बेटर साइड पर दिखाई दे रही हैं। आपका व्यू क्या है, किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? देखिए, ये साल कंसोलिडेटिंग ईयर ही रहने वाला है, अनलेस टैरिफ्स का सिचुएशन बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए और ग्रोथ रिकवरी जल्दी हो जाए। ये साल कंसोलिडेटिंग ईयर ही रहने वाला है। अगर आप देखेंगे, रिकवरी लार्जली लार्ज कैप और निफ्टी स्पेस में हुई है, एंड निफ्टी मिड कैप में भी थोड़ी हुई है और निफ्टी स्मॉल कैप में बहुत कम रिकवरी हुई है। अगर आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप निफ्टी और एंड स्मॉल कैप निफ्टी इंडाइसेस में 15% का है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर। सो आई थिंक थोड़ा डिफरेंशिएशन ये जो है शायद ये कंटिन्यू हो सकता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। फ्यू एरियाज में जहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट अभी ऑलरेडी नजर आ रहा है, आई थिंक वो है कि आप लार्ज कैप स्पेस में आउट परफॉर्मेंस और बहुत स्ट्रांग हो चुका है, सो वहां पे फ्लोज भी बढ़ रहे हैं, एफआई सेलिंग विच वाज सिग्निफिकेंट इज आल्सो रिड्यूस्ड, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। लार्ज मूव्स के लिए आई थिंक अभी ब्रॉडर अर्निंग रिकवरी विच शुड कम अप इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वो डिटरमाइन करेगा, एंड मल्टीपल रीरेटिंग का स्कोप थोड़ा कम है। आई थिंक अर्निंग जितने आएंगे उतने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आर अप्रोप्रिएट। ओके अच्छा सर, एक चीज़ और, आपने शुरुआत में जब चर्चा हुई हमारी तब मेंशन किया कि कई ऐसे पॉकेट्स हैं लार्ज कैप्स में जिनके वैल्यूएशंस सेंसिबल हो गई हैं।
अगर आप प्रिसाइसली बता पाएँ कौन कौन सी ये पॉकेट्स हैं जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी दिख रहा है, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। अगर 2-3 पॉकेट्स सजेस्ट करनी हो तो कौन सी रहेंगी वो? एक तो कंटिन्यूएशन है। आई थिंक अगर आप देखेंगे बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस बहुत रीजनेबल रहा है इन द लास्ट 6 मंथ्स, एंड आई थिंक वहां पे हमें लगता है कि द जनरल ट्रेजेक्ट्री फॉर इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स इज देयर। आप एक आध क्वार्टर आसपास हो सकता है, बट आई थिंक वहां पे वैल्यूएशंस के सामने आप उनकी ब्रॉडर अर्निंग ग्रोथ देखेंगे इन द नेक्स्ट 1 to 2 years। आई थिंक वो स्पेस इंटरेस्टिंग है। पावर यूटिलिटी कंपनीज में देर इज नो स्लो डाउन इन ग्रोथ, वहां पे वैल्यूएशंस आर सेंसिबल, प्राइस करेक्शन वहां पे भी हुए हैं, दैट स्पेस इज वेरी गुड। तीसरा एरिया अगर आप देखेंगे इज विद इन पावर कैपेक्स कंपनीज, वहां पे वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट चीप, बट आई थिंक वहां के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैव रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली, तो वहां पे ग्रोथ कैन सरप्राइज इन द नेक्स्ट 2 or 3 years इज व्हाट हमारा एक्सपेक्टेशन है, वहां पे ठीक लगता है हमें। अदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड में बहुत सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटीज एमर्ज हो सकते हैं। 2-3 कारण हैं इसके। एक, अगर आप देखेंगे कि जो टैक्स सेविंग्स बजट में दिए गए हैं फॉर कंज्यूमर्स और टैक्स पेयर्स, वो काफी सिग्निफिकेंट है। उसका पूरा इम्प्लीकेशन आपको लगता है बाय फेस्टिव सीजन और अगले साल तक मीनिंगफुल आएगा, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव टैक्स सेविंग्स होते हैं, इनका बेनिफिट काफी लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल्स और ये सब स्पेसेस में आ सकता है। वहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस आर सिंगल डिजिट, एंड आई थिंक वहाँ एक्सपेक्टेशंस लो है, एंड वहाँ पे सरप्राइजेस आ सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर प्राइस करेक्शंस अभी हो चुके हैं। तो ये स्पेसेस हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं निपॉन लार्ज कैप फंड की। और काफ़ी पुराना फंड है और काफ़ी लंबे समय से शैलेश जी आप एसोसिएटेड रहे हैं इस फंड के साथ, आप मैनेज करते रहे हैं। तो मैं इस फंड की डिटेल समझूं उससे पहले मैं आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहती हूँ। ओवर पास्ट ईयर्स क्या अप्रोच रही है आपकी इस फंड को लेकर? क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट राशनाले है? ये फंड को नियरली 20 years होने को आए हैं, एंड हमें फंडामेंटल फ्रेमवर्क वही है, बाय ग्रोथ कंपनीज एट रीजनेबल प्राइसेस। तो अच्छे क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज एट सेंसिबल प्राइसेस लेने का, एंड अवॉइड ओवर पेइंग फॉर ग्रोथ। सी व्हाट हैपेंस इज, हमेशा आप देखेंगे मोस्ट मिस्टेक्स हैपन व्हेन यू ओवर पे। कोई भी अच्छा भी एसेट क्लास है जिसको आप डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई वैल्यूएशन दे रहे हैं, वहां पे एरर स्टार्ट होते हैं, बिकॉज जनरली नोबडी वांट्स टू बाय बैड कंपनीज, राइट? आप गुड कंपनीज लेते हैं बट यू एंड अप ओवर पेइंग। सो ये फ्रेमवर्क हम इसमें एम्प्लॉय कर रहे हैं थ्रू साइकिल्स। दैट हैज हेल्प्ड अस। तो देयर विल बी टाइम्स वेयर वो फ्रेमवर्क पूरी तरीके से कैप्चर नहीं करता इन 1 year, बट ओवर 2 to 3 years बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी देता है विथ लोअर रिस्क जनरली। अगर आप देखेंगे पिछले 1 से 3 साल में हमारा बायस था टुवर्ड्स डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस, domestic manufacturing oriented companies, large public sector companies and capital goods companies. So ये सब overweights और consumer discretionary like hotels and all, ये सब ने काफी significant positive contribution दिया है, and this was driven by growth recovering there, और वहाँ पे valuation सस्ते थे companies के। So हम वैसे ही pockets of market देखते हैं जहाँ पे there is sensible value and there is actually a growth recovery versus what expectations are not there. आज के माहौल में आप देखेंगे कि गुड नंबर ऑफ लार्ज हाई क्वालिटी कंपनी, जैसा मेगा कंपनीज कहते हैं, लार्ज कंपनीज है, उनके वैल्यूएशंस अभी भी सेंसिबल है, बिकॉज वो लोग पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिए थे। वहां पे लगता है कि हमें सरप्राइजेस आएंगे। ओके, चलिए, तो ये तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रही है यूजुअली वो पास्ट ईयर्स, वो बताया शैलेश जी ने, लेकिन आगे और भी डिटेल्स समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो और डिटेल्स डाइव इन करेंगे इस पर्टिकुलर फंड की। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के इस शो में हम चर्चा कर रहे हैं निपॉन लार्ज कैप फंड की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर शैलेश राज भान मौजूद हैं, जो कि CIO एक्विटीज़ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से हैं। शैलेश जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अब इस फंड के कॉम्पोजिशन को समझते हैं। एज नेम सजेस्ट लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन कितना एलोकेशन आपका लार्ज कैप्स में है? आई एम श्योर मेजरली इन्वेस्टेड होंगे, और किन किन पॉकेट्स में आपका ज़्यादा एक्सपोजर है? जैसा लार्ज कैप फंड है हमारा, ऑलवेज मोर देन 80% लार्ज कैप में रहता है। अभी क्लोज टू बिटवीन 80 and 85% लार्ज कैप में है।
ये कैटेगरी में जनरली वैल्यूएशंस आर वेरी सेंसिबल, जैसा हमने बात किया है आपसे। एंड अगर आप सब सेक्टर देखें जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और जहाँ पे करंट हमारे ओवरवेट्स है, वो है बैंकिंग और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। इवन इंश्योरेंस एज अ स्पेस जहाँ पे हम ओवरवेट है, वहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी लो है और पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारे कंपनीज हैव अंडर परफॉर्म्ड इन दैट कैटेगरी, तो उधर वहाँ पे सेंसिबल वैल्यू हमें दिखती है। सो लार्ज बैंक्स है, प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर, फ्यू सेलेक्ट हाई क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, और इंश्योरेंस एज अ स्पेस। ये तीन स्पेसेस हमें काफी सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टिव लगते हैं, वहां पे हम ओवरवेट है। पावर यूटिलिटीज वो कैटेगरी है जहाँ पे अगेन ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, जहाँ पे पूरा एनर्जी ट्रांसिशन होने का स्कोप है, और वहाँ पे गुड क्वालिटी कंपनीज के मल्टीपल्स और वैल्यूएशंस काफ़ी काफ़ी रीजनेबल है, वहाँ पे हम मेटीरियली ओवरवेट है। दूसरे सब सेक्टर्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये सब कैटेगरीज में हम इंक्रीमेंटली काफ़ी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमें लगता है ये कैटेगरी भी पॉजिटिव रहेगी फॉर द मीडियम टर्म फॉर अस, एंड वो स्पेस में हम काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हमें लगती है। सो ये तीन कैटेगरी है जहाँ पे हमारा प्रेजेंस और साइजेबल है, एंड हमें लगता है कि यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ और इन सम केसेस थोड़ी जगहों पे आपको पी मल्टीपल एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। चौथा एरिया है विच इज एक सेगमेंट है विच सब जगह जाता है। सो आप देखेंगे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया था पिछले 4-5 साल से। बहुत सारे कंज्यूमर कंपनीज के रिटर्न्स भी सिंगल डिजिट रहे हैं या लो सिंगल डिजिट रहे हैं फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स। वहां पर अंडरलाइंग ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं ऑन द कंजम्पशन साइड, एंड हमें लगता है कि विद इन अ फ्यू क्वार्टर्स फ्रॉम हियर वहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस जो आज लो है वो एक्चुअली इंक्रीज हो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा पॉसिबिलिटी है। सो ये स्पेसेस में हमें अपॉर्चुनिटी है, एंड सम ऑफ दीज स्पेसेस वी आर ऑलरेडी ओवरवेट। ओके, अच्छा आईटी और फार्मा पर सर आपकी राय चाहिए। यहाँ पर क्या आपका एक्सपोजर है इस फंड के थ्रू, अगर हाँ तो कितना, और दोनों पॉकेट्स पर आपका आउटलुक भी क्या है, कंसीडरिंग फार्मा पर एक ओवरहैंग दिखाई दे रहा है। ट्रंप का फार्मा को लेकर कुछ टैरिफ्स अनाउंस कर दें, जो कि वो बीच बीच में बयान उनकी तरफ से आते रहते हैं। आईटी में ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छा खासा डेंट देखा है। मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी आपने अर्निंग्स में सुनी होंगी। क्या इस फंड का कॉम्पोजिशन कहाँ स्टैंड करता है, प्लस आपका आउटलुक क्या इन दोनों पॉकेट्स पर? सो आईटी सेक्टर अगर आप देखेंगे वहां पे अंडरवेट है फंड, एंड उसके 3-4 कारण हैं। एक तो करंट जो इम्प्लीकेशंस है, टैरिफ्स का जो इम्प्लीकेशन है, वहां से क्लियरली ग्रोथ रेट इम्पैक्ट होता है, वहां का स्पेंडिंग, ग्लोबल टेक स्पेंडिंग इम्पैक्ट होता है, बिकॉज ये बहुत डिस्क्रिशनरी होता है और जल्दी लोग काट देते हैं ये स्पेंडिंग को। सो वो फेज से गुजर रहे हैं कस्टमर्स ये कंपनीज के, एंड उसके कारण वहां पे ग्रोथ स्लो रहने की एक्सपेक्टेशन है। पहले अगर आप ये कंपनीज ग्रो कर रहे थे 9%, 10% इन रेवेन्यूज, 12-13% इन अर्निंग, अभी क्या हो गया कि वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैव कम डाउन टू 3% to 5% एनुअली। सो ये एक्सपेक्टेशंस के लिए जो मल्टीपल है 20-22 मल्टीपल बड़े लार्ज कंपनीज का थोड़ा एक्सपेंसिव है। वहां पर अगर सिचुएशन रिजॉल्व होता है या ग्रोथ रिकवरी होती है या थोड़ा टाइम करेक्शन होता है तो शायद अपॉर्चुनिटी है, बट आज के दिन वहां पे हम अंडरवेट है। दूसरा आप बता रहे थे फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा का सेक्टर का एक स्पेसिफिक एडवांटेज है कि आपके टैरिफ्स का कोई डायरेक्ट साइजेबल इम्प्लीकेशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के। हमारे पास जो कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हमारे पास जो अप्रूवल्स है ये सब प्रोडक्ट्स के लिए सालों से है, एंड उसमें बनाने को 5 साल 10 साल लगते हैं, एंड वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में, वो कॉस्ट में उतना वॉल्यूम यूएस को सप्लाई करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज नहीं है। और यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग यूएस बहुत आसानी से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। एक तो 5-6 साल लगेंगे, और दूसरा उतना आपके पास केमिस्ट चाहिए वहाँ पे, उतने आपके पास साइंटिस्ट चाहिए करने के लिए, और कॉस्टिंग आपकी 3 से 5 गुना हो जाएगी। सो आई थिंक अपना एडवांटेज जो है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम हम जो बनाते हैं, जो क्वालिटी पे हम सप्लाई करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, और जो स्केल हम डिलीवर कर सकते हैं, आई थिंक इसमें टैरिफ्स हमारे लिए बड़े डिसएडवांटेजेस नहीं रहेंगे। एंड गिवन के इसमें कंपटीशन ग्लोबली एट आवर प्राइसेस ज्यादा नहीं रह सकता है, हमें लगता है कि इंटरिम 2-3 क्वार्टर के इम्प्लीकेशंस के बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, दिस सेक्टर शुड कम बैक। आज के दिन सेक्टर के वैल्यूएशन सेंसिबल है, कंसोलिडेट हुए हैं, थोड़े सेलेक्ट सेगमेंट्स में करेक्शंस भी आए हैं, तो वहां पे सम अपॉर्चुनिटीज एमर्ज कर रहे हैं। ओके, अच्छा एक और पॉकेट है सर, वहाँ पर आपके कमेंट्स चाहिए, वो है डिफेंस शेयर्स। इन स्टॉक्स पर आपका आउटलुक क्या है? जो भी चल रहा है
उससे तो बाइंग इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट इन पॉकेट में रहा ही है, लेकिन इस स्पेस ने परफॉर्म भी किया है। आप पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें या पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें, पैसा बना है इन स्टॉक्स में। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको फोमो है, जिन्होंने जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए इतना चलने के बावजूद। पीक से देखें तो अभी भी कुछ स्टॉक्स काफ़ी नीचे हैं, दूसरी तरफ लोअर लेवल से भी अच्छा खासा रन दिखा चुके हैं, तो काफ़ी एप्रीहेंशंस भी हैं और एक्साइटमेंट भी है इन पॉकेट्स को लेकर। आप कैसे देखते हैं इस पूरे स्पेस को? क्या बहुत ही सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है? डिफेंस में जैसा आपने बताया 5 साल बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी थे रिटर्न्स में स्टॉक्स के लिए। अब यहाँ पे जितनी डिलीवरी होगी वैसे रिटर्न्स आएंगे। इजी मनी टेबल पे अभी डिफेंस में नहीं रहा है। दूसरा कि आप अगर आप देखेंगे बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अटेंशन बीइंग फोकस देयर। हमें लगता है दूसरे कैपिटल गुड स्पेसेस विच इज लाइक पावर वाले कैप गुड्स और ये सब स्पेसेस में शायद अपॉर्चुनिटी बेटर है, या इंडस्ट्रियल अदर कैटेगरीज में अपॉर्चुनिटीज बेटर है देन प्योरली डिफेंस, बिकॉज डिफेंस जनरली लॉन्ग साइकिल होता है। एंड आप उसमें देखें कि सिग्निफिकेंट 5 साल से परफॉर्मेंस हैज बीन फेयरली लार्ज। सो हम विद इन कैप गुड कंपनीज और कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन कंपनीज में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज को प्रिफर करते हैं, और कंपनीज को हैव सप्लाईज टू मेनी मेनी सब सेगमेंट्स रादर देन वन सिंगल कैटेगरी। बिकॉज वहां पे अगर वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो गए तो आपको 2-3 साल तक अंडर परफॉर्मेंस का स्कोप रहता है। ओके अच्छा, इसके अलावा सर अगर हम लार्ज कैप्स में ही कुछ और पॉकेट्स को देखें तो मैं देख रही थी आपके फंड की डिटेल्स। इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी आपका एक्सपोजर है, कितना एक्सपोजर है, क्या आउटलुक है इस थीम को लेकर? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इन स्टॉक्स की स्पेशली HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स की रिटर्न परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं रही है। मतलब इनफैक्ट अभी थोड़ा बहुत चलना ये शुरू हुए हैं। पैसा तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिया है कोविड से पहले से लेकर अब तक भी। तो क्या व्यू है यहाँ से? मतलब क्योंकि ये नहीं चले हैं, इन्वेस्टेड भी बहुत लोग हैं रिटेल इन पॉकेट्स में, क्या सजेशन, क्या आउटलुक? ये अगर आप मार्केट्स में देखेंगे एक सेट ऑफ कंपनीज है जो हम उन्हें फॉरगॉटन ब्लू चिप्स बोलते हैं। बहुत पॉपुलर होते थे दिस सेट ऑफ कंपनीज पिछले 5 साल 6 साल पहले, और अब वो बहुत टाइम से वो लोग ने परफॉर्म नहीं किया। ये थोड़े कंज्यूमर में है, थोड़े इंश्योरेंस स्पेस में है, थोड़े लार्ज बैंक्स में थे। तो ये सब कंपनीज में क्या हो गया कि अर्निंग ग्रोथ, एक तो वैल्यूएशंस वर वेरी हाई 4 years back 5 years back, बिकॉज उनको पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग देम एज कंज्यूमर कंपनीज एंड गिविंग वेरी वेरी हाई मल्टीपल्स टू देयर बिजनेसेस। अभी बिकॉज ऑफ लास्ट 4-5 years ऑफ, जैसा आपने बताया, स्लोअर रिटर्न है, उनके वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो चुके हैं। और ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे काफी स्लो डाउन हो गया था पिछले 3-4 साल में इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, और वहां पे अभी नॉर्मलाइज रिकवरी ऑलरेडी आ रही है। तो व्हाट यू आर पेइंग फॉर सम ऑफ दीज बिजनेसेस के लिए जो आप वैल्यूएशन दे रहे हैं बहुत ही कम है रिलेटिव टू देयर पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। सम ऑफ दीज बिजनेसेस आप देखेंगे 10 से 15 साल तक 15% कंपाउंडिंग भी ग्रो कर सकते हैं उनके बिजनेसेस, एंड उनके मल्टीपल्स लो होने के कारण उनका लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टर्स काफी बढ़ सकता है। इसलिए हम ओवरवेट है ये सेक्टर में इन द फंड एज वेल। ओके अच्छा, ऑटोज में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है क्या इस रनअप के बावजूद, स्पेशली अगर लीडर स्टॉक्स को देखें तो? जी बिल्कुल, ऑटो में 2-3 चीज हो रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो क्या है कि आप देखेंगे सम स्टॉक्स, अगर आप थोड़े ब्लू चिप स्टॉक्स देखेंगे लार्ज ऑटो के, पिछले 6-6 साल से उनका रिटर्न बहुत थोड़ा है। बीच में कोविड आया और रिकवरी आई, बहुत सारे स्टॉक के प्राइसेस अगर आप जाएंगे तो 4 साल 5 साल 7 साल पहले भी है अगर सम लीडर्स के। तो एक कंसोलिडेशन हुआ है। ये वो सेगमेंट में आते हैं कि सेलेक्ट सेंसिबली वैल्यूड बिजनेसेस विद जिसके एक्सपेक्टेशंस काफी लो है इन टर्म्स ऑफ व्हाट देयर अर्निंग ग्रोथ कैन बी। आप गवर्नमेंट का इस बार के बजट में जो टैक्स सेविंग अनाउंस किया गया है उसमें इसमें काफी पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। हमेशा हमने देखा है कि व्हेनेवर सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पैसा अवेलेबल होता है, ये ऑटो को स्टार्ट करता है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के लिए, वेदर इट्स पैसेंजर कार्स या 2 व्हीलर्स, और मोर टुवर्ड्स पैसेंजर कार्स, समझिए 10 लाख रुपए के आसपास वाले गाड़ियों पे। तो वो स्पेस में हमें लगता है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो आज लो है वो आगे बढ़ सकते हैं मेटीरियली। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में सिग्निफिकेंट कैश जनरेशन है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, एंड इवन एट सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट्स व्हिच हैव बीन द केस इन रीसेंट टाइम्स, वहां पर भी इनके मार्जिन्स हैव एक्चुअली बीन मेंटेन्ड। अगर द करंट एनवायरनमेंट ऑफ लोअर कॉस्ट और लोअर कमोडिटी प्राइसेस रिमेन्स, इनको उसका भी एडवांटेज आता है, और सिग्निफिकेंट
बेनिफिट मिलता है, बिकॉज ये सब पूरे मार्जिन सेविंग्स पास ऑन नहीं हो जाते हैं, दे कैन रिटेन उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये दो कंस्ट्रक्ट है। तीसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम इम्प्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ इंक्रीज स्पेंड, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कंजम्पशन पे बहुत बड़ा पुश का एफर्ट किया गया है। एंड मुझे लगता है कि ये कंजम्पशन साइकिल जो पिछले 2 साल से वीक है बहुत रूरल साइड में, और पिछले 1 साल से वीक है अर्बन साइड में, उसमें थोड़ा भी अपटिक होगा तो द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑटो रह सकता है। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। जो भी व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है आपका इस पर्टिकुलर फंड को लेकर? कितना टाइम होराइजन एटलीस्ट लेकर चलें अगर इस तरीके का फंड चुनते हैं निपॉन लार्ज कैप कैटेगरी जैसा? क्या व्यू रहेगा? लार्ज कैप अगर आप देखेंगे, लार्ज कैप का कंस्ट्रक्ट जनरली आर विद इन पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो मोस्ट रेजिलिएंट कंपनीज रहते हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंपनीज रहते हैं। इनके बैलेंस शीट्स बहुत अच्छे हैं इंडिया में, बिकॉज पिछला क्रेडिट साइकिल पुराना जो खराब था वो पिछले 5 साल पहले खत्म हो चुका है। तो अभी अच्छे साइकिल में इनके बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इनका कैश जनरेशन स्ट्रांग है। नए सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास कैपिटल है, बिकॉज ये लोग ही डाल सकते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कैपेक्स में, और वर्क कर सकते हैं न्यू एनर्जी एरियाज, वेदर इट्स सोलर या कोई अदर न्यू टेक्नोलॉजी एरियाज में। एंड हेंस इनका ग्रोथ पोटेंशियल मटेरियल और सिग्निफिकेंट है। इनके वैल्यूएशंस आल्सो एज अ सेक्टर हमने बात की है, उसमें वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास है या उससे नीचे है। एंड अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल का अपसाइकिल ये स्पेस में आने का ग्रेट पॉसिबिलिटी है इन द नियर टर्म। सो अगर आप ये सब पूरे देखेंगे, कंस्ट्रक्ट देखेंगे, तो ये स्पेस में over a 3-year period, reasonable return expectations can come. At least earning-led returns are possible for investors if they participate in. Large cap was one space जहाँ पे बहुत under investment रहा है पिछले 3-4 साल से investors का, and हमें लगता है कि even flows maybe towards large cap will also start going up in the next 1 to 2 years, given the relative attractiveness of ये space का। ओके चलिए, थैंक यू सर शो में आने के लिए और मार्केट्स के साथ साथ ज़्यादातर पॉकेट्स पर अपने व्यू शेयर करने के लिए और इस फंड की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए इस शो में। थैंक यू सो मच। चर्चा हुई निपॉन लार्ज कैप फंड की, साथ ही साथ मार्केट्स पर भी एक आउटलुक मिला और सारे नेगेटिव शायद इन स्तरों पर मार्केट्स में प्राइस डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो निपॉन लार्ज कैप फंड को जरूर देख सकते हैं। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।